कि हमारी इस क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रयुक्त होने वाले टूल्स की बात करेंगे। कौन-कौन से टूल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होते हैं। इसमें हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज की बात करेंगे, वेक्टर की बात करेंगे और डीएनए लाइगेज की बात करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो हैं वो मॉलिक्यूलर सीजर भी कहलाते हैं, कैंची कहलाते हैं। इन्हें केमिकल नाइफ, केमिकल स्कैल्प या माइक्रो नाइफ भी कहते हैं। इनकी खोज नाथन आर्बर स्मिथ ने 1972 में की और उन्हें 78 में इसका नोबेल प्राइज मिला। न्यूक्लियेज एंजाइम वो होते हैं जो डीएनए और आरएनए का विखंडन करते हैं। इसमें डीएनएज जो डीएनए का ब्रेकडाउन करता है, आरएनएज जो आरएनए का ब्रेकडाउन करता है। जो डीएनएज हैं वो एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज दो प्रकार के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियेज ये डीएनए को 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियेज होती हैं वो डीएनए को मध्य से 5 प्राइम से 3 प्राइम को छोड़कर कट करते हैं, कहीं से भी उसको कट कर सकते हैं, जबकि ये बाहर से कट करते हैं। एंडोन्यूक्लियेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की 3 कैटेगरी होती है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है और ये टारगेट साइट को रिकॉग्नाइज भी करते हैं और उसको कट भी करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड प्रयुक्त होता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंड थर्ड डीएनए की स्पेसिफिक साइट से नहीं काटते हैं, बल्कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड की स्पेसिफिक साइट के डीएनए को काटता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इम्यून सिस्टम के प्रोकैरियोटिक सेल से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट एंड थर्ड एटीपी मैग्नीशियम एटीपीएस के द्वारा कार्य करते हैं और ये मिथाइलेशन करता है, डीएनए का मॉडिफिकेशन करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो सेकंड है इसमें केवल मैग्नीशियम आयन कार्य करता है, अतः डीएनए को मिथाइलेशन और कट करके डीएनए की स्पेसिफिक साइट को ये कट करता है, उन्हीं को ही रिकॉग्नाइज करता है। कहें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेकंड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सदैव पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर ही कट लगाते हैं। ये डीएनए को 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर रीड करते हैं, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। इकोलाई जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट का नोमेनक्लेचर हम करें तो इनका नोमेनक्लेचर में फर्स्ट है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया जाता है उसके नाम के आधार पर एंजाइम का नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे इको आर आई है तो ई जीनस है, ये फर्स्ट लेटर है। सी ओ स्पीसीज के 2 लेटर है, आर स्ट्रेन है और ये स्टेगर्ड एंड है। डीएनए इज डीएनए, ये 2 प्रकार के होते हैं, कोहेसिव और ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करते हैं। कोहेसिव स्टिकी एंड का फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट करता है और जो ब्लंट एंड है उसका कट है वो थर्ड करता है। इस डायग्राम में देखें आप तो ये देखेंगे कि ये जो डीएनए सेगमेंट है यहाँ से अगर ये कट करेगा तो ये इस तरह का स्टिकी एंड बनाएगा और हिंद जो थर्ड है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से जो प्राप्त होता है वो स्टेगर्ड एंड का फॉर्मेशन करता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए की 2 टाइप हैं, 1 और 3। अब है क्लोनिंग वेक्टर, फॉरेन जीन, पैसेंजर जीन एंड ये है एलियन जीन, डिजायर्ड जीन को कैरी करती हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओआरआई रेप्लिकेट साइट, क्लोनिंग साइट, सिलेक्टिंग मार्केट साइट, सिलेक्टिंग ये मार्कर साइट। अब है ट्रांसफॉर्मेशन एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन सेल हैं। टाइप ऑफ क्लोनिंग वेक्टर की बात है तो प्लाज्मिड 9 to 12, ये प्लाज्मिड जो हैं वो 15 केबी से छोटे खंड वाले डीएनए फ्रेगमेंट को ही क्लोन करते हैं। बैक्टीरियोफेज 20 to 25 केबी, प्लेज्मिड 40 केबी से छोटे डीएनए खंड को, कोज्मिड 40 केबी से डीएनए खंड को। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये बीएससी वाईएससी इनमें आते हैं जो 70 to 300 केबी की साइज के डीएनए सेगमेंट को कट करती है। प्लाज्मिड की खोज, अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो सर्वप्रथम लैडरबर्ग ने बताया कि सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंस इन बैक्टीरिया सेल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ये पार्ट होता है
ये देखिए, ये तो इसका बैक्टीरिया का पार्ट है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है बैक्टीरिया का, जो प्लाज्मिड कहलाता है। प्लाज्मिड पीबीआर 322, पीबीआर 325, पीबीआर 327। प्लाज्मिड दो प्रकार के होते हैं, एफ प्लाज्मिड और आर प्लाज्मिड। अब हम बात करते हैं, ये देखिए, ये प्लाज्मिड की पूरी स्ट्रक्चर समझाई है, जिसमें प्लाज्मिड का इस तरह से आपको नजर आएगा स्ट्रक्चर, पीवीआर वेक्टर प्लाज्मिड यूनिवर्सल इन ऑफ फुल फॉर्म। तो ये थोड़ा सा इसकी डीप बातें हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इनमें लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल M13, लैम्डा 10। तो ये लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। यह 20 से 25 केबी डीएनए फ्रेगमेंट का ही क्लोनिंग करते हैं। इस तरह से ये इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि किस तरह से इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, एंजाइम वर्क करते हैं, कट लगता है, और किस तरह से लाइगेज के द्वारा इनका फॉर्मेशन होता है। फेजमिड क्या है? तो देखिए, फेजमिड 40 केबी से छोटे डीएनए फ्रेगमेंट का क्लोन होता है। बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड को जॉइंट रूप से फेजमिड कहा जाता है। कोस्मिड 40 केबी से अधिक बड़े डीएनए फ्रेगमेंट को कोस्मिड कहते हैं। बैक्टीरियोफेज में ये कोसाइट है और ये प्लाज्मिड है, दोनों मिलकर के कोस्मिड कहलाते हैं। सटल वेक्टर क्या होते हैं? जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल वेक्टर के रूप में कार्य करती हैं तो इन्हें सटल वेक्टर कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर और डिजायर जीन, राइबोसोमल डीएनए, होस्ट सेल, ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल। डिजायर्ड जीन होस्ट सेल अपना एक्सप्रेशन देते हैं, वह पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। प्लांट वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं, आरआई प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। इसके बाद अब हम आगे बात करें, उससे पहले हम प्लाज्मिड और कोस्मिड की बात करें, उससे पहले हम T1 फेजमिड के संक्रमण की बात करते हैं। तो देखिए, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनके रूट के अंदर क्राउन गाल डिजीज हो जाती है, और ये क्राउन गाल डिजीज से ट्यूमर बनता है। डाइकोट प्लांट में डिजायर्ड जीन का प्रवेश कराने के लिए वेक्टर के रूप में T1 प्लाज्मिड कार्य करता है, या T1 प्लाज्मिड इसमें पार्ट देता है। डीप डीएनए जो है उसमें ओन्कोजीन और ओएस जीन होते हैं। ओन्कोजीन ये फाइटोक्रोमोसोम्स, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन हार्मोन के तो रेगुलेशन करते ही हैं, साथ ही ये सेल डिवीजन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, ट्यूमर फॉर्मेशन ये करते हैं। ओएस जीन ओपिन सिंथेसिस जीन होते हैं। ओक्टोपिन नॉन नोपेलाइन ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और कार्बन सोर्स का काम करते हैं। नेचुरल T1 प्लाज्मिड में रिस्ट्रिक्शन साइट एब्सेंट होती है। प्लांट सेल में T1 प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करने से पहले डिसआर्म किया जाता है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज किस तरह से एक वेक्टर के रूप में कार्य करता है। तो बैक्टीरियोफेज में कोसाइट प्रेजेंट होती है, लैम्डा गेट 10, 11, M13। इन लैम्डा के अंदर तो लीनियर डबल स्ट्रैंड डीएनए और इसमें रेट्रोवायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कोसाइट का फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ वायरल डीएनए इन एम्प्टी कैप्सूल के रूप में। ये कोसाइट जो हैं वो इनमें वर्क करती हैं और ये वेक्टर के रूप में परफॉर्म करता है। अब हम अगर इसके डायग्राम को समझें तो हम देखेंगे कि चाहे लैम्डा फेज हो, चाहे बैक्टीरियोफेज हो, चाहे कोस्मिड हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, ये जितने भी इसमें वेक्टर होंगे ये फॉरेन डीएनए को अगले डीएनए की ओर पहुंचाते हैं। एक एंजाइम की बात करते हैं, डीएनए लाइगेज। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसका काम लाइगेशन है, जॉइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए के माध्यम में उपस्थित
हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। जीन थेरेपी जो है उसमें भी ये बड़े यूटिलाइज्ड हैं। 1990 के अंदर सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम है CID, उसमें सबसे पहले जीन थेरेपी का प्रयोग किया गया। एडेनोसिन डाइअमीनेज की कमी के कारण जो ADA जीन की निष्क्रियता के कारण एंजाइम नहीं बनता, जिससे SCID डिजीज उत्पन्न होती है। इसमें बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण और उनका मैच्योरेशन नहीं होता है। नॉन फंक्शनल जीन को फंक्शनल जीन द्वारा प्रतिस्थापित करना ही जीन थेरेपी कहलाती है। जीन थेरेपी के लिए रिट्रोवायरस की आवश्यकता से ADA जीन का ट्रांसफर किया जाता है। तो आज की क्लास में अब हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है उसमें वेक्टर काम आती हैं, एंजाइम वर्क करती हैं और कैसे ये जीन थेरेपी में यूजफुल है।